इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसके इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इवैल्यूएशन में हमने उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों को रीड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, अगर हम पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इमीडिएट तो कोई प्रॉफिट नहीं देती। इमीडिएट कोई प्रॉफिट नहीं देती कि कंपनी ओपन कर दी, उस साथ के साथ उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और सेल होने लगी और प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा टाइम इस प्रोसेस में लग जाता है। फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है कि थोड़ी बहुत सेविंग हो रही हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलता है, लेकिन अगर इमीडिएट प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो एवरेज अगर हम सिचुएशन की बात करें इंडिया में पब्लिक सेक्टर की, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट अर्न करती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अभी भी लॉस में चलती हैं। तो कुल मिला के एवरेज जो सिचुएशन इसकी आती है वो प्रॉफिटेबिलिटी क्या बोल सकते हैं कि इसकी इंक्रीज हो रही है। 1980 और 81 में जो इस पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिट की बात थी, जितना पैसा हमने लगाया उसका कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 1980-81 में तो ये माइनस में था हमारा डेटा। माइनस में कितना, 1.1, यानी कि हम लॉस में चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हुआ हमारा 2017-18 में, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ होने लगा और 2017-18 में ये 5.65 हो गया। वैसे तो अगर पिछले टाइम के साथ इसकी कंपैरिजन करके देखें तो ये बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर हम इसकी प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपैरिजन करके देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ इसकी कंपैरिजन करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पहले टाइम से अगर कंपैरिजन करें तो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद है कॉजेज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर। कुछ मेन डिफेक्ट्स हैं हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कार्यकुशलता की कमी, लैक ऑफ एफिशिएंसी। पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं किसी काम के लिए तो वो कैसे मैनेजमेंट को अच्छा चला सकता है, और जब मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं चल रही है तो प्रॉफिट की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से। सेकंड पॉइंट इसमें ये भी होता है कि रेड टैपिज्म होता है, जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो रेड टैपिज्म का रूल फॉलो करती है, यानी कि रूल और जो रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो तो वो पक्का करेगी ही करेगी, और जब भी रूल रेगुलेशन की बात आएगी तो वहाँ पे टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस होती है। एक तो क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से ठीक लग रहा है, हमने डिसीजन ले लिया। एक अगर हम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से हम डिले हो जाते हैं मेकिंग डिसीजन प्रोसेस में। कई बार होता है कि हमें डिसीजन लेने में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी, हम प्रॉफिट अर्न कर सकते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन रेड टैपिज्म होने की वजह से और एफिशिएंसी की कमी की वजह से हम डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाते और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो लो प्रॉफिटेबिलिटी का मेन रीज़न ये भी होता है पब्लिक सेक्टर में। पुअर मैनेजमेंट है, अब जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है ही नहीं तो मैनेजमेंट भी वो अच्छी नहीं संभाल पाएगा। अब वो क्यों एफिशिएंट नहीं है, वो क्यों पुअर मैनेजमेंट क्यों है, मेन रीज़न क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर जो टॉप अथॉरिटी, जो पर्सन का राइट है वो किसको दिया जाता है, किसी नेता को, ठीक है, किसी लीडर को, पॉलिटिक्स को। उसके अंदर अब दिमाग किस टाइप का होगा ये सभी आप जानते हैं, ठीक है, वो तो वैसा ही सोचेगा। कैसे, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे उसके डिसीजन लेने हैं, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उस सब की नॉलेज उसे बिल्कुल भी नहीं होती। वो तो सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट वहाँ पे निकालने के लिए आया है, सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट को अचीव करने के लिए वो कंपनी की टॉप अथॉरिटी में शामिल हुआ है। उसका मकसद ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अच्छा डिसीजन लेना है और उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव। जो हमारी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव उनका प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोसाइटी की हेल्प करना भी होता है। तो सोसाइटी की हेल्प
हम करते रहते हैं तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट अर्न करने का वो तो हम भूल ही जाते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ सोसाइटी के ऊपर लगा दिया, फिर कोई प्रॉफिट हुआ फिर सोसाइटी के ऊपर लगा दिया। तो ऐसे हमारे पास में कोई प्रॉफिट बचता नहीं है। तो लो प्रॉफिटेबिलिटी तो सिंपल सी बात है हमारी होगी ही।